MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, बांग्लादेश में एक के बाद एक नेताओं की हत्या की जा रही है। तो क्या बांग्लादेश में जिहादियों को ठोकने के लिए कोई सीक्रेट किलर आ गया है? और दर्शकों, दावा तो यह किया जा रहा है कि यह सीक्रेट किलर कोई लेडी है, यानी लेडी सीक्रेट किलर क्या जिहादियों को ठोक रही है? और क्या यह सब कुछ यूनुस करवा रहे हैं? क्योंकि एक को मारा, अब दूसरे पर भी हमला कर दिया। आपको हर एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। बांग्लादेश में परसों हिंदू को जिंदा सड़क पे जलाया। क्यों जलाया? क्योंकि वो हिंदू था। दीपू चंद्रदास की हत्या हुई, उसके कपड़े उतरवा करके घसीट करके बाद में जलाकर मारा। बांग्लादेश में माइनॉरिटीज को यानी कि हिंदुओं को पहले भी निशाना बनाया गया है। ये हिंसा बांग्लादेश में कट्टरपंथी प्रभाव का असर। देख लिया दर्शकों आप, कैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अब खबर यह है, जिहादियों को सीक्रेट किलर ठोक रहा है। आपको ये तस्वीर दिखाते हैं दर्शकों। ये बांग्लादेश में एक नेता है जो बड़ी बड़ी बातें करता था, जैसे हादी करता था। अब इसे किसी ने गोली मार दी है दर्शकों। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन ये गोली किसने मारी, कहां से आई, ये अभी तक पता नहीं चल पाया। इसके पीछे कई लोग लेडी किलर की थ्योरी भी बता रहे हैं, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन तस्वीरें देखिए। दर्शक আপনারা কিন্তু দূর থেকে দেখাচ্ছে যেহেতু রক্ত, এই জন্য আমরা কাছ থেকে দেখাতে পারছি। সিটি স্ক্যান করে কিন্তু জরুরি বিভাগে এইমাত্র আনা হয়েছে। আমরা একটু दूर। अब दर्शकों, यूनुस पर क्यों शक जा रहा है? क्योंकि यूनुस सरकार यहां किलर को पकड़ने की बजाय क्या कर रहे हैं, यहां पर एक ड्राइवर को रॉ का एजेंट बता दिया दर्शकों। ये वहां पर ऑटो चलाता है, सोचिए आप, ऑटो ड्राइवर को रॉ का एजेंट बता दिया और उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। दर्शकों, इसे क्यों पकड़ा? क्योंकि इसके हाथ में कलावा बंधा था। लेकिन यही हुआ दीपू के साथ, और दीपू को कैसे मौत के घाट उतारा उसके सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। दिखाइए जरा। सबूत आपने देखे, और इसके पीछे दर्शकों ये भीड़ है, ये जिहादियों की भीड़ कहीं भी किसी को भी मारने पर उतारू हो गई है। देखिए जरा कैसे ये लोग हंगामा कर रहे हैं।
लेकिन जैसे ही सीक्रेट किलर जिहादियों को मार रहा है, यह है उस्मान हादी की बहन। हादी जो जहर उगलता था उसे मार दिया, लेकिन अब ये भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। सुनिए जरा ये कैसे धमकी दे रहे हैं। লড়াই আমাদের 200 বছরের লড়াই, তবে তোমরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে না। दर्शकों, ये धमकी बहुत बड़ी है, क्योंकि इन लोगों की चाल है, ये सब कुछ भारत के खिलाफ करना चाहते हैं। उसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। चिटगांव में भारतीय एम्बेसी पर कैसे हमला किया, देखिए जरा इन लोगों को, सुनवाइए एम्बियंस। দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ আবার সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। এখানে बांग्लादेश की सड़कों पर जिहादियों की भीड़, कट्टरपंथियों की टोली और चुन चुनकर भड़काऊ नेताओं के सीने पर गोली उस प्लान का हिस्सा है जिसकी स्क्रिप्ट खुद यूनुस ने लिखी है। यूनुस जानता है वो ज्यादा दिनों तक बांग्लादेश की सत्ता पर राज नहीं कर सकता, सिंहासन से हटना तय है। इस बौखलाहट में उसने गृह युद्ध की चिंगारी भड़काई, जिसकी लपटें दीपू दास के बाद यूनुस की कमीज तक पहुंच चुकी है। एक एक छात्र नेता को अपने रास्ते से हटाने की सनक में धड़क रहा ढाका धुआं धुआं हो चुका है। लेकिन यूनुस की सीक्रेट किलर वाली साजिश की आग कहीं भारत तक ना जाए, कट्टरपंथियों के जिहाद में दीपू जैसे बेगुनाह हिंदू ना मारे जाएं, इस पर सोचने का वक्त आ चुका है। अब बारी पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश को सबक सिखाने की है। लेकिन दर्शकों, आपने सोचा है आखिर बांग्लादेश में कौन है जो जिहादियों को मार रहा है? और दर्शकों, खबर तो आई है कोई लेडी किलर है। ये देख रहे हैं आप कुछ इसी तरह। उस्मान हादी की मौत से अभी बांग्लादेश उबल ही रहा था कि अज्ञात हमलावरों ने एक और छात्र नेता को गोली मार दी। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम मोतालेब सिकदर है। दर्शकों, यही है कुर्ते में जो खड़ा हुआ है। सिकदर बांग्लादेश की नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी का नेता है, जो कट्टरपंथियों की भीड़ को लीड कर रहा था, उसे भड़का रहा था। इस गोलीकांड के पीछे आगामी चुनाव का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आरोप है कि इस हमले के पीछे आवामी लीग का हाथ हो सकता है। सिकदर को गोली तब मारी गई जब ढाका में यूनुस मीटिंग ले रहे थे। अब आप सोचिए, यूनुस का कहना है कि इस हिंसा से चुनाव में पूरी तरह से वो प्रभावित होंगे, ताकि वो बांग्लादेश के चुनाव के बाद पूरी तरह से सिंहासन पर बैठ सके। लेकिन सिकदर को गोली मारने के बाद ढाका फिर से सुलगने लगा है। आपको बताएं, पुलिस का कहना है कि सिकदर पर हमला करने वाले हेलमेट पहने हुए थे। सिकदर पर यह भी दावा किया जा रहा है कि एक महिला के संपर्क में वो था। दर्शक, लेकिन वो महिला अब कहां है कोई नहीं जानता, वो गायब है। वो अल अक्सा मस्जिद लेन पर किराए के एक घर में जाता रहता था। बताया जा रहा है एक घर कपल ने किराए पर लिया था और यहीं पर गोलीबारी की घटना हुई है। सिकदर का लिंक घर में रहने वाली एक महिला से भी जुड़ा है, जैसा हम बता रहे हैं दर्शकों। हालांकि उस महिला की पहचान अभी तक पुलिस को पता नहीं चल पाई। वहीं घटना के बाद पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो वहां पर ऐसे ड्रग्स भी बरामद किए गए। ऐसे में हादी के बाद सिकदर पर फायरिंग का कनेक्शन खंगाला जा रहा है। इसके पीछे कौन है, इसको तलाशा जा रहा है। और इसके लिए एक्सपर्ट से भी हमने दर्शकों बात की। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा।
बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टीज है, बीएनपी और अवामी लीग। अवामी लीग को प्रतिबंधित कर दिया गया है चुनाव लड़ने से पहले, और चुनाव से पहले स्थिति को जानबूझ के कहीं इसलिए तो खराब नहीं किया जा रहा कि तारिक रहमान बीएनपी के जब बांग्लादेश में आए तो वहां पे अपनी पार्टी का विस्तार ना कर सके, यानी कि ये पार्टी भी इलेक्शन में हार जाए, और इसलिए हादी को मरवा दिया गया, जिससे उपद्रव फैल गए और अब मोहम्मद सिकदर को भी गोली मार दी गई। हालांकि कंडीशन स्टेबल है, और फिर अगर ये दोनों पार्टी खत्म हो जाती है तो फिर जमाते इस्लामी ही आए और उसके बाद मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये 85 साल के इस बुड्ढे का ही तो कोई किया हुआ षड्यंत्र नहीं है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कैसे ये लोग साजिश कर रहे हैं और इनके मानसिकता क्या है, उसकी ये तस्वीर आप देखिए। बांग्लादेश में खुलेआम गैर मुसलमानों को धमकी दी जा रही है। फुल फ्रेम दिखाइए, जरा सुनवाइए इसे। आपने एक चीज देखी, जो यूनुस चाहता है, जो कट्टरपंथी चाहते वही हो रहा है। हिंदुओं को मार रहे हैं और आरोप भारत पर लगा रहे हैं, भारत के खिलाफ भड़का रहे हैं। सुनिए जरा ये हादी की बहन कैसे भड़का रही है वहां पर लोगों को। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। আমি ক্ষুদিরাম দেখি নাই, আমি আজাদ দেখি নাই, আমি হাদিকে দেখেছি। হাদি ছিল একটি বিপ্লবী নেতা কাকে বলে আমরা হাদিকে দেখে শিখেছি। নাওয়া খাওয়া সংসার বাচ্চা কাচ্চা ভুলে কিভাবে রাজপথ দখল করে থাকতে হয়, কিভাবে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, একটা আকুত ভয় কণ্ঠস্বর কিভাবে হয়, হাদিকে দেখেছি আমি। दर्शकों ये सब बहुत बड़ी चाल है हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ, मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक जिहादी प्लान है यूनुस का। आइए जरा उस प्लान के बारे में आपको बताता हूं। बांग्लादेश 2024 से गृह युद्ध की आग में जल रहा है। छात्र आंदोलन के बाद हसीना की सरकार गिर गई थी, जिससे राजनीतिक खींचतान बढ़ी और हिंसा भड़कने लगी। दर्शकों उस वक्त भी हिंसक भीड़ ने हिंदुओं को निशाना बनाया था, मंदिरों में तोड़फोड़ की थी, राजनीतिक हत्याएं करवाई गई थी, और इस बार भी उसी पैटर्न पर बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। देख रहे हैं ना आप, नई नई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को इस हिंसा में शामिल कर लिया गया है। उस्मान हादी जो बांग्लादेश की सियासत में अभी उभर रहा था, लेकिन सीक्रेट किलर ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हादी की हत्या को साजिशन भारत से जोड़ने की कोशिश हो रही है, ये यूनुस कर रहा है। जिहादियों की भीड़ ने हिंदुओं पर जुल्म कर दिए। इसी का फायदा उठाकर भारत विरोधियों ने नई स्क्रिप्ट लिख दी है। दर्शकों इस बार निशाने पर नई पार्टी का नेता मोहम्मद सिकदर था। हालांकि इस गोलीबारी में मोहम्मद सिकदर बाल बच गया, लेकिन यूनुस चाहता क्या है समझिए दर्शकों आप इसे। दरअसल यूनुस बांग्लादेश को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। वो बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करेंगे, पूरी प्लानिंग कर चुके हैं, और बांग्लादेश को तालिबान जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर जिहादी यही चाहते हैं। इसी प्लानिंग का हिस्सा है हिंदू युवक दीपू दास की बेरहमी से हत्या, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। बांग्लादेशी कट्टरपंथी हिंसा को भड़का रहे हैं दर्शकों, और इस हिंसा में घी डालने के लिए सीक्रेट किलर नेताओं को निपटा रहा है। साथ ही भारत पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, जिसका खुलासा बांग्लादेश के स्पेशल क्राइम ब्रांच चीफ रफीकुल इस्लाम ने कर दिया है दर्शकों। और आपको बताने वाला हूं ये लोग साजिश कर रहे हैं ताकि आरोप भारत पर लगे, हिंदुओं को मारा जाए। कैसे खुलासा हुआ आपको सुनवाता हूं मैं। শেষেরটাই বলি, শেষ অবস্থানটা কোথায় এটা জানলে তো আমরা আপনাদের সামনে হয়তো এই ব্রিফিং এরই হয়তো এইভাবে দরকার হতো না। শেষ অবস্থানটা সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের কাছে এইভাবে তথ্য নাই। আমরা নানাভাবে আমাদের তদন্তকারী অফিসাররা, আমাদের গোয়েন্দারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর যেটা আপনি বলেছেন যে উনি সে আসামি বর্ডার পার হয়ে চলে গেছে কিনা, এই বিষয়টা আমাদের কাছে সুনির্দিষ্ট তথ্য, আমরা এখনো কনফার্ম হতে পারিনি যে সে হয়ে চলে গেছে। এটা একটা হতে পারে
এটা একটা অনেক সময় অপরাধীরা নানা ধরনের তথ্য দিয়ে, বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে নিজেদের অবস্থানটা গোপন করারও প্রয়াস চালাতে পারে, সেরকম একটা প্রচেষ্টা হতে পারে। আমরা দেশের ভিতরে বা কোথায় সে আছে আমরা এই তার অনুসন্ধান তদন্ত আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। এবং लेकिन दर्शकों, आपको बताता हूं, कहानी में ट्विस्ट आ गया है। ये ट्विस्ट क्या है आप पूछेंगे तो आपको बताऊं। शेख हसीना ने आज दावा कर दिया है, शेख हसीना ने खुलासा किया। जो हादी के समर्थक पूछ रहे हैं कि किसने हादी को मारा, शेख हसीना ने बताया यूनुस ने इस सब के पीछे साजिश रची है। अब दर्शकों, शेख हसीना ने यूनुस पर आरोप लगाया, लेकिन हादी के समर्थक मान नहीं रहे। वो क्या नारेबाजी कर रहे हैं, पहले आपको वो सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अगर वहां पर राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं तो फिर अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं, ये तो आप भी सोच रहे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर अब ऑफिसेस को भी आग के हवाले किया जा रहा है, हिंदुओं को तो निशाना बनाया जा रहा है, घरों पर भी हमला किया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा इस तस्वीर। दर्शकों, इन सब के पीछे कौन है? आज शेख हसीना ने बड़ा खुलासा कर दिया है। जो दुनिया भर में सवाल पूछा जा रहा था ये कौन करवा रहा है, ये यूनुस करवा रहे हैं। शेख हसीना ऐसा दावा कर रही हैं और जिहादियों को भड़का रहे हैं। देखिए जरा कैसे भड़काया जा रहा है। लेकिन दर्शकों, जो सवाल आपके जहन में भी आ रहा होगा ये सब कौन करवा रहा है, आज उससे पर्दा उठने वाला है। और उससे पर्दा उठाया शेख हसीना ने। दर्शकों, बांग्लादेश में भड़की हिंसा का प्लान डिकोड हो चुका है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने खुलासा किया। उन्होंने बताया बांग्लादेश में इस्लामी प्रभाव बढ़ाने की तैयारी हो रही है। साथ ही कहा यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बैठाया। यूनुस ने अपराधियों को और आतंकवादियों को जेल से रिहा किया है। साथ ही शेख हसीना ने कहा यूनुस ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों को खुली छूट दे दी है। हसीना ने कहा यूनुस राजनेता नहीं बल्कि वो एक कट्टरपंथी है। उन्हें एक देश पर शासन कैसे करना है इसका कोई अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि कट्टरपंथी उनका इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं। वो सुनियोजित तरीके से बांग्लादेश के युवाओं को कट्टरपंथी बना रहे हैं। ये न केवल भारत के लिए बल्कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथ ही कहा धर्मनिरपेक्ष चरित्र हमारी सबसे बड़ी ताकतों में से एक था। बांग्लादेश को मूर्ख चरमपंथियों की सनक पर बलिदान नहीं होने दे सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। बांग्लादेश में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो ये साजिशन किया जा रहा है। और ये साजिश किसके खिलाफ है? ये साजिश हिंदुओं के खिलाफ है दर्शकों। लेकिन आज कैसी ये साजिश सामने आई है, आइए आपको बताते हैं। पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज करना होगा। देश भर से आवाज आ रही है दर्शकों हमारे पास, क्योंकि 1971 में भारत ने अपनी जान पर खेलकर बांग्लादेश को आजाद कराया। वो तस्वीरें आप देखिए। 3900 भारतीय सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल हुए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बांग्लादेश कट्टरपंथ के रास्ते पर ना चले। लेकिन आज क्या हो रहा है? वही बांग्लादेश कट्टरपंथियों की गोद में बैठकर भारत को चुनौती दे रहा है। एंटी इंडिया के नारे, दूतावास पर हमले और हिंदुओं का नरसंहार। दर्शक, मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार या तो लाचार है या फिर वो पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर के इशारे पर भारत के खिलाफ साजिश का खेल रच रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, आतंकियों को रिहा करना, कट्टरपंथियों को संरक्षण देना, ये जिहाद नहीं तो और क्या है? पूछ रहे हैं आज हम।
क्योंकि पाकिस्तान तो पुराना दुश्मन है हमारा, लेकिन ये नया वाला पड़ोसी ज्यादा खतरनाक लग रहा है दर्शकों। ये बार बार जिहादी नेता चिकन नेक काटने की धमकियां देते हैं कि भारत को अलग कर देंगे, भारत को खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। देखिए जरा आप इन लोगों को, अगर अब भी हम नहीं संभले तो इस गीदड़ भपकी का जवाब नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी दर्शकों, बहुत देर हो जाएगी। मैं बता रहा हूं, पाकिस्तान से पहले बांग्लादेश का इलाज करना होगा, वरना ये बीमारी जो अभी आपको दिख रही है, हिंदुओं को ये मार रहे हैं, ये वायरस की तरह फैलेगी, वायरस की तरह, और भारत में भी फैलेगी। और उस वायरस का एंटीडोट सिर्फ भारत के पास है। क्या है वो एंटीडोट? जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकियों को ठोका, मुनीर अल्लाह से रहम की भीख मांग रहा है दर्शकों, उसी दिन से आज भी मांग रहा है। अब तक ऑपरेशन सिंदूर की धमक उसके जहन से बाहर नहीं निकल पाई है। कुछ वैसा ही इलाज बांग्लादेश भी डिजर्व करता है। लेकिन पहले सुनिए मुनीर के जहन में कैसा खौफ है। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार। अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु सदक। सुन लिया आपने, अल्लाह को याद करने लगे थे, क्योंकि जिहाद के भंवर में फंसे दोनों मुल्क एक सिक्के के दो पहलू हैं दर्शकों। अगर बांग्लादेश ने अब भी सबक नहीं लिया तो पाकिस्तान जैसा पतन उसका निश्चित है दर्शकों। लेकिन उस पतन का हम इंतजार नहीं कर सकते, धमकी का जवाब देना होगा और हिंदुओं की हत्या का हिसाब करना होगा। मुट्ठी भर जमातियों को अंजाम तक पहुंचाना होगा दर्शकों, पहुंचाना होगा। लेकिन ये जमात ये आगे बढ़ती रहेगी दर्शकों, ये हिंदुओं पर अत्याचार करती रहेगी और कई लोग मुंह बंद करके सो जाएंगे। लेकिन अब सोना नहीं है, अब जागने का वक्त आ गया है। और इसे लेकर एक्सपर्ट से भी दर्शकों आज हमने बात की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए जरा। खिलाफ में अभी तो शेख हसीना जी ने बोला है, और आपका जो ये जो 19 जो है 19 अभी जो फिलहाल जो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका गवर्नमेंट और भी वो मतलब पोस्ट में बरकरार रहे, एक बात है। दूसरा बात है, दूसरा और एक कंट्री है पाकिस्तान, बोलो आप दूसरा कंट्री बोलो, वहां से भी मदद उनको मिल रहा है। तो भारत को इसके बारे में बहुत जोरों शोरों से कहना चाहिए कि ये हम बिल्कुल सहेंगे नहीं। और अब जो हुआ है दीपू चंद्र दास के साथ, ये तो बिल्कुल बाबैरिक है। ये लगता है कि पता नहीं कोई मिडीवल टाइम्स में वो बढ़ के उन्होंने किया है। और ये लोग बांग्लादेश के बहुत अनहैप्पी हैं, लेकिन एक दो बीच में जो प्रो पाकिस्तान लोग हैं, हमें पता है कि पाकिस्तान का हाथ जमाती इस्लामी के जरिए कैसे जोरों से चल रहा है बांग्लादेश में। उनकी आर्मी वहां पे आई हुई है और पाकिस्तान के पीछे सब वेस्टर्न पावर्स भी हैं। लेकिन ये मुश्किल स्थिति जरूर है भारत के लिए, लेकिन हमें इसे बड़ी कड़ी तरीके से देखना चाहिए और हम देख रहे हैं। जरूर हम हमारे फॉरेन पॉलिसी के एक्शन होगा। लेकिन दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि ये वायरस फैल रहा है और ये वायरस ऐसा है जो पड़ोसी जो भारत के राज्य हैं बांग्लादेश से सटे हुए वहां पर फैल रहा है। और मैं मजाक नहीं कर रहा दर्शकों, बाकायदा टीएमसी के एक नेता ने कहा कि मैं आतंकी बनूंगा। लेकिन क्यों कहा है, कैसे कहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको देता हूं मैं। पहली तस्वीर दिखाइए जरा। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके खिलाफ बंगाल में हिंदू सड़कों पर आ गए। उन्होंने कहा है कि अब देर नहीं करेंगे। सुनिए जरा आज कैसे प्रदर्शन हुआ, सुनवाइए। अब दर्शकों एक और तस्वीर आपको बताता हूं। बीजेपी ने भी आज हिंदू एकता मार्च निकाला है, सुनवाइए जरा कैसे वहां पर हिंदू एकजुट हो रहे हैं।
दर्शकों, सिर्फ इतना ही नहीं, बांग्लादेश की घटना के बाद अब कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ गई और जगह जगह आवाज बुलंद की जा रही है। लेकिन बांग्लादेश में कैसे हिंदू एकजुट हो गए, पहले आप वो देखिए, सुनवाइए जरा। देख रहे हैं दर्शकों, इधर ये बांग्लादेश की चिंगारी बंगाल तक पहुंच गई है और कैसे वहां पर नारेबाजी हो रही है, पहले आपको वो सुनवाता हूं। अब दर्शकों, मैं आपको वो नेता बताता हूं, ये है वो नेता, ये टीएमसी का नेता है, कह रहा है कि मैं उग्रवादी बन जाऊंगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो सुनिए जरा इसको। ইনশাআল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত ওয়াকফ থাকবে, ওয়াকফকে আমরা কেড়ে নিতে দেব না। আমরা লড়াই করব, আমরা শান্তিপ্রিয় লড়াই করতে যাই। যদি মনে করেন জঙ্গি হতে হবে, আমরা জঙ্গি হয়েও লড়াই করে দেখিয়ে দেবো, আমাদের হককে ছিনিয়ে নিতে দেব না। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या, मोहन भागवत ने तो कहा है कि इसका एक ही उपाय है, इसका उपाय है हिंदुओं को एकजुट रहना होगा। सुनिए जरा। हिंदुओं की दुर्दशा कब समाप्त होगी? वहां माइनॉरिटी है एकदम, वहां जरा कठिन है, फिर भी जो मैक्सिमम बचाव हो सकता है उसके लिए वहां के हिंदू को इकट्ठा रहना पड़ेगा और दुनिया भर के हिंदुओं को अपनी मर्यादा में रहकर उनकी कितनी मदद कर सकते हैं, जो और जितनी कर सकते हैं उतनी सब करनी पड़ेगी, हमको भी करनी पड़ेगी। एक संघ हिंदू समाज अगर खड़ा होता है तो बंगाल में परिस्थिति बदलने के लिए कोई समय लगेगा नहीं। मोहन भागवत कह रहे हैं कि समय नहीं लगेगा अगर हिंदू समाज संगठित होगा, खड़ा होगा। लेकिन दर्शकों, टीएमसी के नेता तो आतंकवादी बनने की बात करने लगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस घटना से भारत की सियासत गर्मा गई है। कलकत्ता में बीजेपी ने जोरदार प्रदर्शन किया, आपको दिखा रहा हूं मैं, और बांग्लादेश दूतावास के बाहर हिंदू रक्षा की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने इसका नेतृत्व किया है। दर्शकों, पश्चिम बंगाल से हिंदुओं के एकजुट होने की अपील की। इसके अलावा हिंदू संगठन भी सड़कों पर आ गए। हिंदू हिंदू भाई भाई के नारे से एकजुटता का आह्वान किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कोलकाता की सड़कों पर उतरे, लेकिन ममता के कार्यकर्ता तो आतंकी बनने की बात कह रहे हैं। इधर टीएमसी के नेता कट्टरपंथी सोच दिखा रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं, वोट के लिए हिंदू वर्सेस मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं और मुस्लिम वोट के चक्कर में समाज को बांटने लगे हैं, मुसलमानों को आतंकी बनने के लिए उकसा रहे हैं। दर्शकों, टीएमसी नेता ये जो माइक लेकर खड़ा हुआ है, वाजेदुल हक इसका नाम है, इसने बड़ा ऐलान किया, कहा वक्फ को बचाने के लिए उग्रवादी भी बनूंगा, अपने हक के लिए उग्रवादी बनूंगा और लड़ूंगा। वाजेदुल हक के बयान पर बीजेपी ने विरोध जताया। बीजेपी ने कहा यही टीएमसी की असली पहचान है, जुबान पर संविधान, मन में शरिया के दुकान, यही है। कैसे टीएमसी नेता के आतंकी बयान पर बीजेपी ने हमला किया है, सुनवाता हूं आपको। जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान, यही है टीएमसी की पहचान। टीएमसी के माइनॉरिटी फोरम के नेता धमकी देते हैं सरेआम की वक्फ को अगर रोकने के लिए, वक्फ कानून को रोकने के लिए अगर मिलिटेंट बनना पड़ेगा, उग्रवादी बनना पड़ेगा तो मैं उग्रवादी बन जाऊंगा। मतलब कि सीधे सीधे बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी के संविधान के तहत पार्लियामेंट द्वारा पारित एक कानून जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दिखाई है, उसके खिलाफ अब सीधे सीधे धमकी की ऐलान की जा रही है। वक्फ कानून लाकर हमारी सरकार ने वक्फ बचाने के लिए ही तो वक्फ कानून लेकर आई है, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए धर्म को सुरक्षा कवच बनाकर
हमारी भावनाओं से, हमारे युवाओं की भावनाओं से खेलने का प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत ही निंदनीय है और हम टीएमसी की इस मानसिकता को बिल्कुल कामयाब नहीं होने देंगे। दर्शकों, ये सब कुछ हो रहा है वोट के लिए। किसके वोट के लिए आपको बताता हूं, मुसलमानों के वोट के लिए। कोई कुछ नहीं कह रहा है। और ये हुमायूं कबीर ने तो पार्टी का ऐलान कर दिया है दर्शकों, आज सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करेंगे। इसका सीधा मतलब यही है, सुनिए जरा। हुमायूं कबीर जिला उन्नयन पार्टी जिलाबाद, वंदे मातरम। মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বাংলার পরিবর্তনের কাণ্ডারি হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, আমার নেতা তোমার নেতা সবার নেতা হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ। दर्शकों, यहाँ तो नारेबाजी हो रही है, लेकिन हुमायूं कबीर ने कहा कि ममता को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे क्योंकि अब बंगाल का मुसलमान हमारे साथ। सुनिए जरा। अगले दिन सत्ता में ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। यानी हुमायूं ने भविष्यवाणी कर दी है कि ममता इस बार सत्ता में नहीं आ पाएंगी। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, मैं चुनाव से पहले दीदी को बड़ा झटका लगा है और ये मुर्शिदाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां हुमायूं कबीर ने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया है और जीत का दावा ठोक दिया। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, हुमायूं कबीर मुसलमान वोट पर अपना हक बता रहे हैं और इधर मुसलमानों को इकट्ठा कर रहे हैं बाबरी के नाम पे। बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और सीधे वो ममता बनर्जी को टेंशन दे रहे हैं। डबल टेंशन ममता बनर्जी को दे दिया है। पहला तो मुसलमान वोट उनसे छिटक रहा है, इसकी वजह से वो परेशान हो गई है। लेकिन दर्शकों, ममता बनर्जी इसलिए परेशान हैं क्योंकि हुमायूं कबीर पहले उनकी पार्टी में ही थे। तो क्या टीएमसी के लोग भी चले जाएंगे? क्योंकि मुर्शिदाबाद में बाबरी के ऐलान के बाद कुछ ऐसा ही बंगाल का नजारा है। सुनिए जरा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, यहाँ शुद्ध मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। टोटल बजट 300 करोड़, टोटल बजट 300 करोड़। मेरे को इंडिया को एक बहुत बड़ा शिल्प। মুর্শিদাবাদের নবাব হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, বাংলার পরিবর্তনের কাণ্ডারি হুমায়ুন কবির জিন্দাবাদ, আমার নেতা তোমার নেতা সবার নেতা। चुनावी पिच पर सबको अपने तेवर से टेंशन देने वाली ममता आज सदमे में है। जिसे अपना कहा, जिस पर भरोसा किया, वही आज बेगाना हो गया। सियासी बिसात पर एक ऐसी बाजी का ऐलान हुआ जिसने सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का सारा समीकरण बिगाड़ दिया। मेरे पास तो 30 उम्मीदवार रेडी है, लेकिन मैं कितना किया, 7 किया। मैं चाहते तो 30 उम्मीदवार ओपन कर सकते, लेकिन मैं रोक दिया। एक खास कौम के सबसे बड़े रहनुमा कहलाने का दावा करने वाले आज खामोश हैं, क्योंकि वोट बैंक में सेंध ने सियासी भविष्य से दीदार करा दिया। अब ना तो घर की नहीं, ना घाट की। लेकिन दर्शकों, बंगाल में मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम होने लगा है। जो लोग मुसलमानों की बात करते थे, अब वही खिलाफ में आ गए हैं। कैसे, बताता हूं। ममता बनर्जी को हुमायूं कबीर ने बड़ी चुनौती दी है। हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। जनता उन्नयन पार्टी के गठन की घोषणा उन्होंने की और मुर्शिदाबाद से ही हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है। हुमायूं ने ममता बनर्जी के भविष्य पर बड़ा बयान दिया। कह दिया हुमायूं कबीर ने, ममता बनर्जी अगली बार सत्ता में नहीं आएंगी, वो 100 का आंकड़ा भी छू नहीं पाएंगी, उसे पार नहीं कर पाएंगी। और टीएमसी की ओर से मुर्शिदाबाद में जो भी होगा, जो भी चुनाव लड़ेगा, उस उम्मीदवार की हार निश्चित हो चुकी है। हुमायूं ने आज 7 उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। दर्शकों, बंगाल की सभी 294 सीटों पर लड़ने का दावा किया और इस ऐलान से मुस्लिम वोट बैंक में दरार के संकेत मिल रहे हैं। बड़ी बात क्या है, बांग्लादेश की घटना की सियासी चिंगारी बंगाल में भड़क रही है। चुनाव में असर हिंदुओं ने एकजुटता दिखा दी है और हुमायूं कबीर ने ममता का वोट बैंक खिसका दिया है, तो बीजेपी सत्ता की कुर्सी तक पहुंच सकती है। हालांकि टीएमसी ने हुमायूं पर बड़ा पलटवार किया, कहा
भीड़ को वोट में तब्दील करना मुश्किल है। हुमायूं कबीर का सपना कभी पूरा नहीं होगा। टीएमसी ने उन पर निशाना साधा है। यानी एक तरफ टीएमसी निशाना साध रही है, दूसरी तरफ हुमायूं भी पूरी तरह से तैयार है। सुनिए जरा। ममता बनर्जी अगले दिन सत्ता में नहीं आएगी। मैं जोर से बोल रहा हूँ, जो 100 को पार नहीं कर पाएगी। 7 कैंडिडेट का एक बार मैं आखिरी बार आज आप पार्टी लॉन्च किए हैं, आपका पार्टी का पूरा नाम एक बार बताइए और क्या उसका ये रहेगा, मोटो रहेगा? पूरा नाम और मोटो बाद में मिलेगा। मैं तो बोल दिया, जो JUP জনতা উন্নয়ন পার্টি, জনতার জন্য পার্টি, তার ফুল ফর্ম যখন ইলেকশন কমিশনের অ্যাপ্রুভাল আসবে। बीजेपी तो देश चला रहा है, 19 राज्यों भी चला रहा है, तो वो को हक है अगले दिन चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने का। उनका जो सेंट्रल पार्टी का जो कमेटी है, वो लोग चुनाव का उम्मीदवार अनाउंसमेंट करेगी। और फल के लिए पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन उसमें से क्या निकलेंगे, बीज निकलेंगे या फल निकलेंगे, ये देखना है। हमारा ख्याल से वो हुमायूं कबीर को जो करना था वो किया है। सरफरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। इधर बंगाल में शेरो शायरी चल रही है, लेकिन यूपी में तो गजब की बहसबाजी हो रही है। गजब का माहौल गर्मा गया है। कोडीन सिरप को लेकर योगी अखिलेश सामने आ गए। योगी ने कह दिया है बुलडोजर चलेगा तो फिर चिल्लाना मत। आज आपको बताता हूं, विधानसभा का सत्र चल रहा है, दिखाइए जरा तस्वीर। और इधर जबरदस्त हंगामा है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। और आज तो योगी आदित्यनाथ ने सपा पर, विधायकों पर भी जमकर निशाना साधा, वहां हंगामा हुआ। सुनिए जरा। बच्चों की जान भी गई है, इसमें हजारों बात कहोगे तो कहेंगे अभी प्रश्नकाल पूरा हो जाए। रोज हम लोगों का भी ये कहा जाता है समाजवादी पार्टी के लोग हैं। आप प्रमाण देंगे तो फिर उसके ऊपर ये वेल में आकर जो हंगामा किया गया है दर्शकों, ये क्यों हुआ है मैं आपको बताता हूं। इसका कारण है ये तस्वीर है दर्शकों जो योगी आदित्यनाथ के हाथ में। इसमें अखिलेश यादव उन माफियाओं के साथ हैं जो कोडीन के पीछे छिपे हुए हैं। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, यानी मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है, क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ ने अंदर तस्वीर दिखाई तो बाहर पोस्टर लेकर समाजवादी पार्टी आ गई और कैसी नारेबाजी की, सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों इधर नारेबाजी हो रही थी और योगी आदित्यनाथ ने कफ सिरप से आगे नमूनों का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने क्या कहा है पहले आपको सुनवाता हूं। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। जो फोटो रिलीज हो रही है, अब ये नमूना कौन है किसी को नहीं पता, क्योंकि अखिलेश यादव ने इस पर तंज कसा, बताया इसे दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक आ जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था, मर्यादा की सीमा ना लांगे, ऐसी बात भी अखिलेश यादव ने लिख दी और इसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया। लेकिन आज उन्होंने बताया कैसे यूपी सरकार काम कर रही है और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, सुनवाता हूं आपको। सुने यही अमित यादव दुबई की यात्रा भी किया है 24 में, दुबई की यात्रा सोहम जायसवाल के ही उससे गया है
आलोक सिपाही है पक्का सफाई। ये भी तय कहे अखिलेश यादव के साथ उसके फोटो हैं कि नहीं है, हैं कि नहीं है। हमने बर्खास्त किया है, देखिए हमारी सरकार ने बर्खास्त किया है, हमने उसको बर्खास्त किया है, लेकिन अखिलेश यादव को कुछ गिफ्ट दे रहा है। ये फोटो योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा खुलासा किया तो समाजवादी पार्टी और ज्यादा हमलावर हो गई और कैसे बीजेपी पर आरोप लगाए, सुनिए जरा। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। यूपी में कोडीन कफ सिरप को लेकर सियासी घमासान जारी है। अखिलेश सीएम से सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर कहां है, क्या बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। अखिलेश के वार पर योगी ने विधानसभा में पलटवार किया, कहा बुलडोजर एक्शन होगा तो चिल्लाना मत। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है, चाबी खो गई है लगता है इसकी, चलने के लिए ईंधन नहीं है उसमें। अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करिए। अखिलेश के नेता विधानसभा के बाहर पोस्टर लेकर पूछ रहे हैं, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, क्या ड्राइवर ने सिरप पीकर नशा कर लिया। माननीय सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया, ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं। पहले भी माफिया को लेकर विधानसभा में सीएम योगी से सवाल किया गया था। सब जानते हैं योगी ने जो कहा वो किया। अतीक मुख्तार जैसे माफिया को मिट्टी में मिला दिया। इस बार भी योगी ने साफ कर दिया कि ऐसी कार्रवाई होगी कि फातिहा पढ़ने वाले भी नहीं बचेंगे। सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिहा पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिहा पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो ये सीधे कहा योगी आदित्यनाथ ने कि फतिहा पढ़ने लायक भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आज क्या हुआ है, कैसे वार पलटवार हुए, आइए आपको बता दें। कोडीन कफ सिरप घोटाला, इसकी शुरुआत बनारस से हुई दर्शकों। यहां 100 करोड़ नहीं, 1000 करोड़ का घोटाला है। अब आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, ये पूछा अखिलेश यादव ने। क्या बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है, बुलडोजर की चाबी कहीं खो गई है, या तेल खत्म हो गया है। हजारों करोड़ के घोटाले में बुलडोजर नहीं चल पा रहा है। बुलडोजर के जरिए पीडीए के लोगों को टारगेट किया गया। कोडीन कांड में एसटीएफ के लोग आरोपियों से मिले हुए हैं, ये कहा। सरकार कफ सिरप तस्करी करने वालों के साथ है। डॉक्टर्स पर दबाव बनाया जा रहा है। यूपी सरकार अपने लोगों को बचा रही है। मेरे साथ जिसकी तस्वीर दिखाई गई है, ये वो तस्वीर है। सरकार उस आरोपी पर बुलडोजर क्यों नहीं चलाती, अखिलेश ने पूछा। तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, कोडीन सिरप की सबसे बड़े विक्रेता को सपा सरकार ने लाइसेंस दिया। देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली और एक यूपी में बैठता है। आपके बबुआ इंग्लैंड जाएंगे, आप चिल्लाते रह जाएंगे। यूपी में कोडीन कफ सिरप का प्रोडक्शन नहीं होता है, तमिलनाडु में कफ सिरप बनता है और वहीं से मौत के मामले सामने आए। यूपी में कोडीन सिरप से कोई मौत नहीं हुई, योगी आदित्यनाथ ने कहा। यूपी में गलत तरीके से सिरप की बिक्री की जा रही है। यूपी सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की है। 134 फर्म पर छापा मारा गया। 134 फर्म पर छापा मारने के साथ 78 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 225 लोगों के खिलाफ एफआईआर नामजद की गई और जांच में सपा के कई नेता भी चपेट में आएंगे। इस मामले में कोई भी अपराधी बचेगा नहीं और जब बुलडोजर कार्रवाई होगी तो चिल्लाना मत। इस बार फतिहा पढ़ने के लायक भी नहीं बचेंगे। योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त हमला किया, जवाब दिया इधर से अखिलेश यादव ने। कैसा वार पलटवार हुआ, दिखाते हैं आपको। अपना चेहरा न पहुंचा गया आपसे, आईना बेवजह तोड़कर रख दिया। यही कसूर रहा इनका, दिखाने को औरों के बच्चे गोद में खिलाते रहे, पर पैसों के लालच में बच्चों की जान दांव पर लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, ये अपनों को
हर हाल में बचाते रहे, उनके गुनाह छिपाते रहे। जब खुलने लगा राज इनका तो औरों पर इल्जाम लगाते रहे। यही कसूर रहा इनका, पहनकर लिबास शराफत का लोगों के एतवार में सेंध लगाते रहे, गिराकर औरों के घर मकान दुकान अपना गोरख धंधा चलाते रहे। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने के लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसके लिए महोदय हम लोगों ने एक SIT गठित की है पूरे प्रदेश भर में, और इसमें कार्रवाई हमारी निरंतर चल रही है, और जो भी इसमें दोषी होगा इसमें हमें इस कार्रवाई करने में कोई संकोच नहीं होगा। अब तक हमने कार्रवाई भी की है, और माफिया के खिलाफ कार्रवाई कैसे होती है, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से अच्छा कोई दूसरा उसका जो है जानकार नहीं होगा। समाजवादी पार्टी तो उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पहले से परिचित है कि कैसे माफिया के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और समाजवादी पार्टी की तड़पड़ाहट वह हम उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और मैं इस सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस मामले में जो भी अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई होगी, उत्तर प्रदेश सरकार उतनी सख्त कार्रवाई करेगी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं ये कौन है सिपाही जिसको योगी आदित्यनाथ ने सफाई कहा। ये उसका घर है दर्शकों, आप देखिए जरा। इसे लगातार एजेंसीज ढूंढ रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं, और अब तो खबर यह है कि इस कोठी पर भी बुलडोजर चल सकता है। और दर्शकों इसी कोठी पर नहीं, और कई लोग हैं जो इसमें शामिल हैं। आइए आपको बताता हूं कौन कौन है। ये 3 और आरोपी आए हैं। शुभम जायसवाल ये मुख्य आरोपी है, इसके साथ है अमित यादव ये भी है, और विभोर राणा। अब तीनों पर कार्रवाई होगी और बुलडोजर एक्शन होगा दर्शकों। और योगी आदित्यनाथ ने तो आज ऐलान कर दिया है कि जब बुलडोजर चलेगा तो रोना मत। आइए जरा आपको बताते हैं कैसी बुलडोजर कार्रवाई होगी। योगी ने जिस अंदाज में विधानसभा में सख्त बयान दिया है, कोडीन कफ सिरप के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन तय मानिए दर्शकों। शुभम जायसवाल सिरप कांड का सरगना माना जा रहा है। शुभम जायसवाल अभी फरार चल रहा है दर्शकों, फोटो दिखा रहा हूं मैं आपको उसका। शुभम के घर और संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह के घर पर भी बुलडोजर एक्शन हो सकता है। आलोक सिंह भी सिरप कांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस ने आलोक सिंह को गिरफ्तार किया है, और सीएम योगी ने विधानसभा में आलोक सिंह का नाम लिया बाकायदा। जाहिर है आलोक सिंह की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चल सकता है। इतना ही नहीं, अमित यादव की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलेगा। खबर तो यह भी है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी यूथ विंग का नेता रहा है, और सीएम योगी ने विधानसभा में अमित यादव का भी जिक्र किया। शुभम जायसवाल के पैसे पर अमित दुबई घूमने गया था, और विभोर राणा की कंपनी को एसपी सरकार में ही लाइसेंस दिया गया। कोडीन कफ सिरप के मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का लाइसेंस सपा सरकार में मिला। आरोप है कि विभोर ने शुभम के साथ मिलकर इसकी अवैध बिक्री शुरू की। अब विभोर की संपत्ति भी पीले पंजे के जद में है, और एक्शन कभी भी हो सकता है। सीएम योगी ने जिस तरह से बड़े बड़े माफियाओं को ध्वस्त किया है, कोडीन कफ सिरप के आरोपियों का बचना मुश्किल नजर आ रहा है, जो उन्होंने विधानसभा में कहा है दर्शकों। लेकिन आपको बताएं इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनिए जरा। माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि जो भी इसमें दोषी हैं, कितने बड़े लोग क्यों ना हो, किसी के साथ भी जुड़े हुए क्यों ना हो, उनके ऊपर कार्रवाई बुलडोजर की करनी चाहिए सरकार को। लेकिन सरकार उन्हें बचा रही है। के लोग हल्ला करते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, ओकरे बाद शांत हो जाते हैं। आपने देखा कि शांत होकर बैठ गए, फोटो जब खिंचा गया तब शांत हो गए। कि उसमें एसटीएफ जांच कर रही है, जो लोग भी उसमें पकड़े जाएंगे
जो इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। समाजवादी पार्टी माफियाओं की पार्टी रही है, चाहे भू माफिया हो, चाहे वहाँ पे स्वास्थ्य का माफिया हो, चाहे वहाँ पे शिक्षा माफिया हो, चाहे खनन माफिया हो। खनन मंत्री उनके अभी तक जेल में है। सारे तरह के माफियाओं की सरकार थी और माफिया मारे जा रहे हैं, माफिया जेल जा रहे हैं, तो वो परेशान है, इसीलिए मामला उछालते रहते हैं और अपने से डिफ्लेक्ट करते रहते हैं। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको लेकर चलेंगे मध्य प्रदेश के सीहोर में करणी सेना और नफरतियों के बीच में बवाल हो गया। दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई है। आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं। मध्य प्रदेश जैसे शांति का टापू कहा जाता है, वहां देखिए जरा कैसे हमला किया गया। पुलिस की टीम भी पहुंच गई। दिखाइए जरा, एमएन सुनाइए। दावा किया गया कि कुछ नफरती तत्व आए और करणी सेना पर पत्थरबाजी की। देखिए जरा वहां पर कैसे हिंदू भी अपील करने लगे। सुनवाइए जरा इसे। आष्टा में हमारे भाइयों पर असामाजिक तत्वों ने पत्थर बरसाए और उन पे लाठियों से मारे भी हैं। जल्द से जल्द सभी भाई आष्टा पहुंचे। तनावपूर्ण माहौल है यहाँ पे, जल्द आए। देखिए यहां पर बुलाया जा रहा है और इधर कैसे नफरती लोगों ने पत्थर बरसाए। दिखाइए जरा फुल फ्रेम। अभी तक पुलिस को खैरो खबर नहीं थी। इतना ही नहीं दर्शकों, देख रहे हैं आप, उपद्रवियों ने वहां गाड़ियों को भी तोड़ दिया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। देखिए टॉप एंगल से तस्वीर आई है। सुनवाइए वहां पर एम्बुलेंस। चलो चलो देखो, चलो उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। दिखाइए इस फुल फ्रेम तस्वीर को। लेकिन एक इलाके में कैसे बवाल हुआ दर्शकों दिखा रहा हूं मैं आपको। ये वहां पर कैमरा लगा हुआ था, उसमें तस्वीर कैद हुई है। दिखाइए जरा कितनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच गए। दावा यह किया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे तक इसी तरह का माहौल रहा। देख रहे हैं आप, लोग जान बचाकर भाग रहे हैं। दिखाइए जरा तस्वीर। लेकिन दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि करणी सेना के लोग यहां से निकल रहे थे। इसी दौरान उन पर पत्थरबाजी हुई। इसके बाद आज विरोध प्रदर्शन भी हुआ है। लोगों ने नारेबाजी कर हंगामा किया। सुनिए जरा। इतना ही नहीं, आपको बताएं वहां पर एक एटीएम लगा हुआ था। देख रहे हैं आप, ये रोड पर लगा था, लेकिन वहां पर भी पत्थर फेंक कर इसे तोड़ दिया गया है। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को। यानी नफरती तत्व सिर्फ लोगों को नहीं, एटीएम को भी निशाना बना रहे थे। हालांकि अब दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि हालात को काबू में कर लिया है। और ये देखिए आप, आष्टा में इस वक्त चौराहे पर पुलिस की तैनाती है। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठे कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। लेकिन दर्शकों, आखिर क्या हुआ?
सीहोर में कैसे आष्टा में एकाएक उपद्रव होने लगा, आइए जरा आपको बताते हैं। कुछ ऐसा ही माहौल था दर्शकों। मध्य प्रदेश की सीहोर में बड़ा बवाल हो गया। खबर यह है कि नफरतियों ने, जिहादियों ने हिंदू समुदाय को टारगेट किया। पार्किंग स्थल से विवाद की शुरुआत होती है और फिर मस्जिद की ओर से पत्थर पहले फेंकने का दावा किया गया है। विवाद के विरोध में करणी सेना मैदान में आ गई। इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर झड़प हो गई। सीहोर का आष्टा रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। दावा यह किया जा रहा है पत्थरबाजी में करीब 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। एटीएम को भी उपद्रवियों ने निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, जिहादियों ने बीच सड़क पर बवाल कर दिया। खबर यह है कि मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची, लेकिन वो असहाय नजर आई। इतना ही नहीं, हालात पर काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। काफी देर बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। आपको जानकारी दे दे, पूरे इलाके में इस समय पुलिस की टीम तैनात की गई है। पुलिस ने हालात पर काबू पाने का दावा भी कर दिया है। 150 से ज्यादा अज्ञात लोगों को पुलिस ने अभी तलाश शुरू कर दी है, टीम गठित कर दी है और उन्हें तलाशा जा रहा है। लेकिन इस घटना को लेकर करणी सेना और पुलिस की टीम से बात की तो उन्होंने कहा है कि इस घटना में जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। करणी सेना नारेबाजी कर रही है तो पुलिस की टीम जांच की बात कर रही है। सुनिए जरा। तो करणी सेना के भाई लोग थे और पूरे मध्य प्रदेश से और अन्य राज्यों से हरदा की ओर प्रस्थान कर रहे थे। हरदा में जब रैली का समापन हुआ तो वहां से जब हमारे जितने भी भाई लोग लौटे तो किसी को लघु शंका के लिए नीचे उतर के किसी ने बाथरूम करी। लघु शंका के लिए वो हमारा जो मित्र, हमारा भाई उतरा था करणी सैनिक का, तो वहां से उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद इस प्रकार से माहौल बनाया। 100-200 लोग आए, घरों से पत्थर निकले, दुकानों से, और उस गाड़ियों पे वहां पर हमला किया, गाड़ियों को तोड़ा और इस प्रकार से पूरा माहौल जो प्रायोजित रूप से बना हुआ था कि किसी ना किसी तरीके से हिंदू भाइयों को, इतनी बड़ी सेना जा रही है, उसको बदनाम किया जाए, और वहां से पथराव हुआ, उनको मारा, गाड़ियों में काफी नुकसान हुआ और हमारे आष्टा क्षेत्र का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। पथराव जैसे ही शुरू हुआ तो हमारी जो लोकल पुलिस है उसने तत्काल एक्शन लेके इस पे काबू पाया। सीहोर से पुलिस बल आया और अन्य जिलों से पुलिस बल ने आके और स्थिति को कंट्रोल में किया, क्योंकि दोनों ही पक्षों से कोई नहीं आया था आवेदन लेके। तो हम लोगों ने स्वतः संज्ञान लेके, चूंकि शहर की शांति को भंग किया गया 4-6 घंटों के लिए, हाईवे को जाम किया गया, तो स्वतः संज्ञान लेकर हमने कार्रवाई करी है। और ये संख्या कितनी है आरोपियों की? उसमें जो दिख रहे हैं, कैमरों में अभी दिख रहे हैं तो 150 के करीब लोग दिख रहे हैं। तो अज्ञात 150 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करी। जो भी पहचान में आते जा रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे आगे। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज आपसे जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता रहा हूं। अरावली को लेकर लगातार रिपब्लिक भारत पहले दिन से आवाज उठा रहा है और हम आपको वहां की सबसे सच्ची तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन पहले अरावली की तस्वीर आप देखिए, जिस अरावली को उजाड़ना चाहते हैं। दिखाइए जरा तस्वीर। यह है वो अरावली, यह है वो खूबसूरत पहाड़, यह है वो खूबसूरत प्रकृति जिसे उजाड़ने की तैयारी हो रही है और इसी के लिए मैदान में आम लोग आ गए हैं कि हम इसे जाने नहीं देंगे। एक और तस्वीर आपको बताता हूं मैं। रात के वक्त भी दर्शकों वहां पर माइनिंग हो रही है। हमारी टीम वहां तैनात है। वहां से तस्वीर आपको देख रहे हैं, दर्शकों भेज रहे हैं, दिखा रहे हैं। यहां पर सवाल ये कि आखिर ये माइनिंग कब रुकेगी, लोग पूछने लगे हैं। लेकिन आपको एक और तस्वीर बताता हूं। आज जोधपुर में इसे लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन वहां पर लाठीचार्ज हो गया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। और इधर कांग्रेस पार्टी भी अब मैदान में आ गई। उदयपुर में आज प्रदर्शन किया गया बाकायदा अरावली को बचाने के लिए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, अरावली को लेकर जितने सवाल उठ रहे हैं, आम लोग पूछ रहे हैं क्या होगा। दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक अरावली, दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्वतमालाओं में इसकी गिनती होती है। दर्शकों, देश दुनिया के करोड़ों लोगों की जीवन दायिनी है ये, और अरावली की पर्वतमालाएं बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। लेकिन अरावली के अस्तित्व और उससे होने वाली इंसानी विनाश की आशंका ने हमारी और आपकी चिंता बढ़ा दी है। ये चिंता केवल इसलिए है क्योंकि अरावली पर खतरा बढ़ता जा रहा है। दर्शकों, अरावली पर यह खतरा केवल अवैध खुदाई की वजह से नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले और उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर ने ज्यादा चिंता को बढ़ा दिया है। आपको बता रहा हूं मैं, इसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सबसे ज्यादा विरोध राजस्थान में हो रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जोधपुर के हैं, जहां कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन इतना उग्र था कि पुलिस को एक्शन लेना पड़ा, हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों को डिटेन भी किया गया है। जोधपुर ही नहीं, उदयपुर में भी माहौल गर्मा गया। उदयपुर में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट ऑफिस को घेरने की कोशिश की। लोगों ने खनन माफिया, प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यहां पर लोगों को डिटेन किया गया है। सुनिए वहां लोगों का क्या कहना है। अरावलियों ने हमारे शूरवीर महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा को शरण दी थी। हमारे मेवाड़ का एक एक लड़का इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार है। अरावलियों के लिए हम हमारी गर्दन कटा देंगे, पर अरावलियों को हम बचाएंगे। आखिरी दम तक हम अरावलियों को बचाएंगे। हम यहीं पे पैदा हुए और हम यहीं पे मरेंगे। जिस अरावली की कोख में हम पले बड़े हैं, उसको उजाड़ा जा रहा है। मेवाड़ की जनता, राजस्थान और ये भारत देश इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। की धरती से आते हैं और यहाँ पर ये रिवाज रहा है कि अगर कोई नहीं मानेगा तो जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी। अगर सर कटाना पड़ेगा सर कटाएंगे। जिस प्रकार से अरावली को काटने का षड्यंत्र रचा जा रहा है वो हम कभी सफल नहीं होने देंगे। और इस लड़ाई में युवा, आमजन, महिलाएं सभी साथ है और निश्चित तौर पर सरकार को कोर्ट को अपना फैसला बदलना होगा। ये तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद की है दर्शकों। राजसमंद के आमेठ में अरावली बचाओ अभियान चलाया गया, जिसमें स्वैच्छिक बंद और सरकार को ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया गया। हालांकि सरकार ने अरावली की नई परिभाषा तय कर दी है दर्शकों, जिससे 100 मीटर की ऊंचाई की सीमा तय की गई है। मतलब 100 मीटर से ऊपर का हिस्सा अरावली होगा, इससे नीचे का हिस्सा अरावली पर्वतमाला में नहीं आएगा। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, जिससे आम लोग और पर्यावरण शास्त्री भी काफी चिंता में आ गए हैं, क्योंकि इसका सीधा असर अरावली पर्वतमाला के अस्तित्व पर पड़ेगा। और अरावली पर विकास के नाम पर खुदाई और कटाई का काम अगर शुरू होगा, अवैध खनन होगा, ये और ज्यादा बढ़ेगा। इसकी वजह से लोग नाराज हैं दर्शकों। लेकिन आपको बताऊं मैं, इसे लेकर अब सियासत भी हो रही है। सुनिए जरा। अरावली पे सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो गई है और जिस दिशा की तरफ वो बढ़ रहे हैं उससे स्पष्ट हो गया कि वो अरावली जो हमारी पर्वत श्रृंखला है उसके प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग उसको अगर नष्ट कर देंगे तो जवाबदेही किसकी होगी? अगर जो अरावली पे नया ऑर्डर आया है, अगर ये लागू हो जाता है तो पूरा एक इकोलॉजिकल बैलेंस इस पूरे इलाके का, कई राज्यों का, आधे हिंदुस्तान का समझ लीजिए, वो खत्म हो जाएगा। अरावली दिल्ली को, हरियाणा को, इस पूरे इलाके के खेती को बचाते हैं थार के रेगिस्तान से जो मिट्टी आती है उससे। अरावली का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे बैलेंस को बना के रखना, इस समन्वय को बना के रखना। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। लेकिन दर्शकों, ये अरावली की बात तो आपने देख ली, लेकिन सिर्फ पहाड़ नहीं दर्शकों, पहाड़ों पे सबसे श्रेष्ठ माउंट एवरेस्ट पर भी ऐसा ही हो रहा है। पहले आप ये देखिए, माउंट एवरेस्ट बड़ी संख्या में लोग जाते हैं, काफी खूबसूरत है, कई पर्वतारोही यहां पर पहुंचते हैं। लेकिन वो क्या कर रहे हैं दर्शकों, उनकी तस्वीर दिखाता हूं। दिखाइए जरा अगली तस्वीर, ये आप देखिए, ये कूड़ा फेंक रहे हैं दर्शकों। आप अरावली की बात कर रहे हैं, लेकिन यहां ये कूड़ा कौन फेंक रहा है, इसके लिए भी आम लोग जिम्मेदार हैं। यानी हमें सिर्फ एक पहाड़ नहीं बचाना है, हमें इस पूरे पर्यावरण को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है। और इसलिए माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले जो कहते हैं माउंटेन कॉलिंग, ऐसा कॉल होता है क्या? माउंट एवरेस्ट को भारत की दीवार कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और भारत से सटे चीन और नेपाल में स्थित एवरेस्ट समुद्र तल से करीब 9 किलोमीटर ऊंचा है। हर साल सैकड़ों की संख्या में पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट चोटी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। एवरेस्ट को फतह करने का सपना दुनिया भर के पर्वतारोही देखते हैं। इसके लिए वो जी जान से तैयारी करते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट से जो तस्वीर सामने आई वो हैरान करती है। खबर यह है कि माउंट एवरेस्ट पर कूड़े का अंबार लगा हुआ है। देखिए जरा, सोशल मीडिया पर ये वीडियोस सामने आ रहे हैं। इसमें दिखाया जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर कूड़े का ढेर है। वहां प्लास्टिक की पॉलीथीन, पुराने कपड़े, खाली ऑक्सीजन के सिलेंडर और ये टेंट आप देखिए। 2 साल पहले भी कुछ इसी तरह की तस्वीर आई थी।
लेकिन हालात बदले नहीं हैं। चारों तरफ फटे हुए टेंट बर्फ पर फैले हुए हैं। इसके लिए कोई और नहीं, पर्वतारोही जिम्मेदार है। वो क्लाइंबिंग के लिए वहां जाते हैं, लेकिन इतना कूड़ा, इतना कचरा, और माउंट एवरेस्ट पर फतह करने को लेकर पर्वतारोहियों में क्रेज है दर्शकों। वो जान जोखिम में डालकर वहां पहुंचते हैं। पिछले दिनों तो ऐसी तस्वीर सामने आई है, आप देखिए कितनी भीड़ थी वहां पर। पर्वतारोहण के दौरान माउंटेन पर पर्वतारोहियों की लंबी कतार लगी हुई है। देख रहे हैं आप, ये लाइन में खड़े हुए हैं। ये नजारा जितना अनोखा था उतना भयावह भी। सैकड़ों की संख्या में पर्वतारोही माउंटेन पर ट्रैफिक जाम में फंसे थे, और इस जाम की एकमात्र वजह थी मौसम की मार और दिनों दिन दुनिया भर के पर्वतारोहियों की बेतहाशा संख्या बढ़। लेकिन दर्शकों, अगर ये लोग इसी तरह से सवाल उठाते रहे और ऐसे ही कचरा फेंकते रहे तो आपको और हमें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों महाराज प्रेमानंद जी से। वो कहते हैं, क्रोध को शांत करने का एक ही उपाय है, बजाय ये सोचने के कि उसका हमारे प्रति क्या कर्तव्य है। हमें यह सोचना होगा कि हमारा उसके प्रति क्या कर्तव्य है। कौन क्या कर रहा है इस पर ध्यान नहीं देना है आपको, बल्कि केवल हमें सुधरना है, इस पर हमें ध्यान देना है। यानी स्वयं के लिए सोचना है, और इसी बात को आपका सबसे बड़ा सूत्र माना जाएगा, सबसे बड़ा सकारात्मक संदेश माना जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH